नमस्ते। मैं डॉक्टर संपतराम ब्रैगर से आचार्य राजनीति विज्ञान एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई आज बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध में द्वितीय विश्व युद्धोत्तर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हुई प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान विश्व के नवीन परिवर्तनों की चर्चा करते हुए टीवी कालीजारवी लिखते हैं कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था का पुनर्गठन हो रहा है, जिसमें पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था धीरे धीरे नवीन राजनीतिक रूपों में परिवर्तित हो रही है। साम्राज्यवादों का पतन हो रहा है और उपनिवेश राज्य स्वतंत्रता प्राप्त करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राज्य एक बड़े संघ के रूप में विलीन होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय महायुद्धोत्तर तत्वों और आधुनिक उभरती हुई प्रवृत्तियों की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं, जिसके निम्नलिखित तत्व हैं। पहला तत्व है यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। सन 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के काल को विश्व के इतिहास का यूरोपियन काल कहा जाता है। इस युग में यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति हुई और यूरोपियन राष्ट्रों के विशाल साम्राज्य की स्थापना भी इसी काल के अंतर्गत मानी जाती है। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस की गणना महान शक्तियों में की जाती थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के यूरोपियन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में छिन्न भिन्न कर दिए। युद्ध की समाप्ति के बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड आदि राष्ट्र द्वितीय श्रेणी की शक्तियां बनकर रह गई। विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में आ गया। दूसरी जो प्रवृत्ति है वो परमाणु युग का सूत्रपात। संयुक्त राज्य अमेरिका एक वायुयान B-29 ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणु बम डाला। अणु बम के विस्फोट से हिरोशिमा की 90% इमारतें नष्ट हो गई एवं लगभग 7.5 लाख मनुष्य मारे गए। इस महासंहार के साथ परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि अणु शक्ति के कारण मनुष्यों को अति मानुषी शक्ति मिल गई है। अल्बर्ट श्वीट्जर ने 1954 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हुए ये कहा था कि मानव अणु शक्ति के कारण ही अति मानुषी बन गया है, परंतु उसकी बुद्धि उस अति मानुष्य का मान तक उन्नत हुई जिस मान तक उसे शक्ति प्राप्त हुई है। परमाणु हथियारों के सर्वनाश करते हुए सामर्थ्य के कारण मैक्स लर्नर आज के युग को अति मारकता का युद्ध, यानी अंग्रेजी में हम कहते हैं द एज ऑफ आवर किल कह सकते हैं। तीसरी जो प्रवृत्ति थी उभर के सामने आई दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, वो ये थी एशिया में अफ्रीका का जागरण तथा प्रभुत्व राज्यों की संख्या में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन आने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों की संख्या पहले से अब बहुत बढ़ गई है। उपनिवेशों के जल्दी आज़ाद हो जाने और बहुत से प्रभुत्व संपन्न राज्य अस्तित्व में आकर स्वतंत्र राष्ट्रों की बिरादरी में शामिल हो गए।
इन राज्यों ने अब स्वयं अपने भाग्य विधाता बनकर विश्व इतिहास में एक नए युग की सूत्रपात वो करने लग गए। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका राष्ट्रों ने स्वतंत्रता का सूर्य उदय हुआ। चौथी जो प्रवृत्ति थी वो साम्यवाद का विस्तार। इटली तथा जर्मनी साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे, परंतु उनकी पराजय के पश्चात मित्र राष्ट्रों में इतनी क्षमता नहीं रही कि वे साम्यवाद को पूर्ववर्ती यूरोप तथा एशिया में रोक सके। ज्यों ज्यों जर्मनी मोर्चे पर हारता गया, त्यों त्यों पूर्व यूरोप में साम्यवाद घुसता गया। बर्लिन के पतन तक सोवियत संघ की सेना ने पूर्व यूरोप के समस्त देशों पर अधिकार कर लिया एवं वहाँ साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार पूर्ववर्ती एशिया के देशों में साम्यवाद और जनतंत्र के बीच संघर्ष छिड़ा। कालांतर में विश्व शांति भयानक चुनौती बनी। पूंजीवादी देशों में साम्यवाद के विस्तार को रोकने की चेष्टा की गई, परंतु वे केवल कुछ ही क्षेत्रों में सफल हुए। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई अवधारणा या यूँ कहें विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। पांचवी जो प्रवृत्ति थी वो सैनिक गुटबंदी की थी। साम्यवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव और सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति ने पश्चिमी राष्ट्रों को गहरी चिंता में डाल दिया। वे सोवियत रूस एवं अन्य साम्यवादी देशों के विरुद्ध सैनिक गुटों का निर्माण करने लगे, जिससे संकट के समय सैनिक गुट के सदस्य संयुक्त रूप से साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर सकें अथवा साम्यवादियों के प्रभाव का विस्तार रोक सकें। कोरिया युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने राजनीतिज्ञों में यह अनुभव किया कि साम्यवाद के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के लिए सैनिक संगठनों का निर्माण परम आवश्यक है, उसको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आगे के लिए संकट खड़े होंगे। और इसी संदर्भ में 1949 में नाटो, 1954 में सीटो, वर्सा पैक्ट, सेंटो आदि सैनिक संधियों का अस्तित्व भी उसके बाद में आने लग गया। छठी जो प्रवृत्ति उभर के सामने आई वो है शीत युद्ध। जर्मनी और जापान की पराजय के पश्चात गोलियों और बमों का युद्ध समाप्त हुआ, परंतु साम्यवादी और पूंजीवादी देशों में नए ढंग का युद्ध शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के समय सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच में जो मैत्रीय संबंध स्थापित हुआ था वह अस्थायी एवं कृत्रिम था, क्योंकि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच मैत्रीय संबंध स्थापित नहीं हो सकता था। अतः एवं युद्ध समाप्ति के बाद सारा विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया। पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ बना। 1950 से लेकर के 89 के काल की अवधि में विश्व दो सशस्त्र शिविरों में विभक्त रहा। इन दोनों शिविरों के मध्य एक नवीन प्रकार के संबंधों का विकास हुआ, जो शीत युद्ध के नाम से प्रख्यात है या जाना जाता है। अगली प्रवृत्ति है वो गुटनिरपेक्षता की है। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत जब नए संप्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ तो उनमें अधिकांश ने अपने आप को शीत युद्ध के खींचातानी और निरपेक्ष यानी दूर रहने का निर्णय लिया गया, उसको निरपेक्ष कहा गया। अगला, इस क्षेत्र में भारत ने मार्गदर्शन किया और गुटनिरपेक्षता की आवाज़ बुलंद की और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को एक रेडियो प्रसारण में कहा, जहां तक संभव हो हमें परस्पर विरोधी गुटों की शक्ति की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जिसके कारण पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। उन्होंने इसे भारत की विदेश नीति का आधार बनाया कि हमारी विदेश नीति का मुख्य आधार गुटनिरपेक्षता रहेगा, हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। अगली जो प्रवृत्ति है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत करने की प्रवृत्ति से उभर करके सामने आई। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियां इस युद्ध में स्वयं संकट में पड़ गई। कुछ यूरोपियन साम्राज्यवादी शक्तियां तो हार गई और उनके हारने से ही उपनिवेशवाद
में राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हो गई। अपने आप ही जब साम्राज्यवाद की समाप्ति हुई तो उपनिवेशवाद अपने आप हार गए और वहाँ पे नई सरकार का गठन हुआ। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं। क्या प्रभाव पड़ा, जिसमें पहला प्रभाव था कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वस्तुतः विशेष राजनीति बन गई है। दूसरी बात ये सामने उभर करके आई, यूरोप अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है। शक्ति की धुरी एशिया, अफ्रीका और इसके साथ लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में बढ़ी है। अगली जो प्रभाव था वो उपनिवेशवाद के अंत में यूरोपियन राज्य राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से बड़े कमज़ोर पड़ गए। और अगला प्रभाव था कि उपनिवेशवाद के अंत से कुछ नई महाशक्तियों का उदय की संभावना बनी। अगली जो प्रवृत्ति है वो यह है कि महाशक्तियों की संख्या में कमी आई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। उदाहरण के तौर पर 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति के समय जर्मन साम्राज्य 900 राज्यों में का समृद्ध था। वेस्टफालिया की संधि 1842 ने ये संख्या 900 से घट करके 355 रह गई। धीरे धीरे 355 राज्यों की संख्या में भी कमी होती चली गई। राष्ट्रवाद के इस बढ़ते हुए दौर के साथ ही यूरोप की राजनीतिक नक्शे का जो खाका 1815 के सामने आया, उसमें 8 राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महाशक्तियों की संज्ञा प्राप्त थी। ये 8 राज्य कौन कौन से थे? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, रूस, प्रेसिया, स्पेन और स्वीडन। ये 8 राज्य थे जिनमें इस प्रकार का प्रभाव की शक्तियाँ ही रह गई। अगला जो प्रभाव पड़ा वो द्विध्रुवीय से बहुकेंद्रीयवाद की ओर। पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय जगत की द्विध्रुवियों से सने बहुकेंद्रीयवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। सन 1964 में अणु बम और सन 1967 में हाइड्रोजन बम का निर्माण करके साम्यवादी चीन विश्व नेतृत्व के लिए संयुक्त रूप और रूस और अमेरिका का प्रतिद्वंदी बन गया। और सन 1970 तक इन तीनों देशों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे विशाल त्रिकोण का रूप धारण करने लगे जो 19वीं शताब्दी के शक्ति संतुलन की व्यवस्था का आधार विश्व की राजनीति का स्मरण दिलाता है। एक ही विचारधारा साम्यवाद के समर्थक होने के बावजूद भी सोवियत संघ तथा चीन मित्र नहीं थे, तथा इन विरोधी विचारधाराओं के विश्वास के बावजूद भी अमेरिका तथा सोवियत संघ और चीन तथा अमेरिका एक दूसरे के निकट आने लगे। लास्ट की जो प्रवृत्ति थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में और विश्व स्तर पर क्या प्रवृत्ति उभर करके सामने आई, उसमें यह था तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व। एक समय ऐसा था कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की उपेक्षा की जाती थी, उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। किंतु आज तीसरे विश्व के नवोदित ये राष्ट्र अविकसित और छोटे होने के बावजूद भी अपने संख्यात्मक शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन ये करते हैं। अगला जो प्रवृत्ति थी वो उत्तर बनाम दक्षिणी संघर्ष। आज विश्व में उत्तर बनाम दक्षिणी संघर्ष शुरू हो चुका है। यदि उत्तरी ध्रुव को केंद्र मान लें तो केंद्र के निकटतम प्रदेश समृद्ध और औद्योगिक राष्ट्र हैं। केंद्रीय अथवा पृथ्वी के उत्तरी अर्धभाग के देशों का दक्षिणी अर्धभाग के देशों पर आर्थिक प्रभाव है। आर्थिक शोषण का ये नया संघर्ष उत्तर दक्षिण का संघर्ष कहलाता है। इसको उत्तर दक्षिण का संघर्ष मानते हैं। अगला जो प्रभाव पड़ा वो संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता हुआ परिवार। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या जब इसका निर्माण हुआ था तो केवल 51 थी और आज ये संख्या 193 हो गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी जो सक्रियता है वो बढ़ी है। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो प्रभाव पड़े या उभरती हुई शक्तियाँ आई, निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं
कि द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक नवीन प्रवृत्तियां, घटनाओं तथा नए विकासों के लिए बहुचर्चित है। शीत युद्ध, द्विगुटीय राजनीति, वैचारिक संघर्ष, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय, एशिया और अफ्रीका का नवजागरण, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की बढ़ती हुई संख्या आदि इसके अंतर्गत आती है। धन्यवाद।